अच्छा गर्ल्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस बारे में बहुत बात की कि हम सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, मोबाइल फेस की क्या इंपॉर्टेंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज हम ये देखना चाहेंगे कि हम किन बेसिस पे सॉल्वेंट को चूज करें, नंबर वन। नंबर टू ये कि जब हम ग्रेडियंट फ्लो की तरफ जाने लगे तो हमारी क्या ऐसी कंडीशंस आए, मतलब हम ऐसा क्या करें कि हमारे डिजायर्ड पोलैरिटी मिल जाए। या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं लेट सपोज 30 ml मेथनॉल में 70 ml हेक्सेन मिला रही हूँ, तो अब रिजल्टेंट जो सोल्यूशन बना है इस ग्रेडियंट फ्लो का की पोलैरिटी क्या होगी, इसका इंडेक्स क्या होगा, आज हम इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। अच्छा, तो सॉल्वेंट को जब भी हम चूज करें फॉर एचपीएलसी, तो सबसे पहले तो उसकी प्योरिटी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सॉल्वेंट प्योर नहीं होगा तो वो एचपीएलसी कॉलम को चोक कर देगा, और हमारा इतना महंगा कॉलम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि हमारे पास एनालिटिकल कॉलम्स होते हैं, गार्ड मतलब हम गार्ड कॉलम यूज करते हैं ताकि एनालिटिकल कॉलम को अफेक्ट ना हो, एंड मैनी सच अदर रीजंस। तो अगर हम इसकी लो प्योरिटी का सॉल्वेंट यूज करेंगे तो क्या होगा कि वो हमारा कॉलम जो है वो चोक कर देगा, जिसके बाद हमारा जो कॉलम है वो यूजलेस हो जाएगा। इसलिए एनालिटिकल जब भी हम एचपीएलसी की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एचपीएलसी ग्रेड सॉल्वेंट्स यूज होते हैं जो कि 99.9% प्योर होते हैं, और उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज है, कुछ भी इस तरह का जो सिस्टम जो होती है वो उसकी बॉटल पे प्रॉपरली लेबल्ड होता है, क्योंकि हम इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, फिर यूवी कट ऑफ पॉइंट क्या होता है कि हम जब ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास, असल में मैंने आप लोगों को भी डिटेक्टर नहीं पढ़ा है, तो डिटेक्टर हमारे पास कई तरह के डिटेक्टर होते हैं, ठीक है। तो जो भी डिटेक्टर पे हमारा सिग्नल आना होता है वो डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर लेट सपोज हम यूवी डिटेक्टर ही यूज कर रहे हैं और हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी यूवी एक्टिव है, तो क्या होगा कि सॉल्वेंट की भी पीक आने लगेगी। तो हमारे पास, हम हमेशा इस तरह की कोशिश करते हैं कि उस तरीके से सॉल्वेंट को चूज करें कि वो उस रेंज में हमारे पास यूवी पे पीक ना दे रहा हो, भले से जिस रेंज पे हम काम कर रहे हैं उसके अदर देन दैट रेंज वो बहुत हाई पीक भी दे सकता हो, लेकिन हमारी रेंज में वो अपनी यूवी विजिबल इनएक्टिव हो, तो इसको हम यूवी कट ऑफ पॉइंट कहते हैं। अच्छा, फिर विस्कोसिटी हमें मालूम है, जैसे जैसे सॉल्वेंट की विस्कोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे बैक प्रेशर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो कोशिश ये होती है कि हम जब अपना एचपीएलसी के लिए सॉल्वेंट को चूज कर रहे हो तो उस वक्त हमारे पास सॉल्वेंट की विस्कोसिटी हाई विस्कस सॉल्वेंट्स यूज ना करें। स्टेबिलिटी डेफिनेटली, जहाँ पर सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सील्ड बॉटल में होती है, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ होती है, कुछ की बहुत लिमिटेड होती है और कुछ की हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हाई शेल्फ लाइफ वाले मोस्टली नहीं होते। अच्छा, सॉल्वेंट पोलैरिटी के ऊपर बहुत बहस हुई है, क्योंकि उसी से हम डिफाइन कर पाएंगे कि अगर दो सॉल्वेंट मिल रहे हैं तो उनकी क्या पोलैरिटी क्या नहीं। तो ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि वाटर जो है मैक्सिमम पोलर है, और पेंटीन जो है पेंटेन जो है मैक्सिमम नॉन पोलर है। तो उसके बीच में जितने भी हैं वो अपने हिसाब से ग्रेडियंट की तरफ जा रहे हैं, आइदर दे आर प्योरली पोलर और दे आर प्योरली नॉन पोलर, और दे आर मिक्सचर ऑफ द टू। तो इस चार्ट को अपने जहन में थोड़ा सा रखिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चार्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास पोलैरिटी ऑर्डर क्या बनता है, कौन ज्यादा पोलर है, कौन ज्यादा नॉन पोलर है, और किसकी पोलैरिटी से पे दूसरे किसकी पोलैरिटी दूसरे के मुकाबले में ज्यादा है या कम है। अगेन वही बात है कि जब हम ग्रेडियंट फ्लो की, क्योंकि ये पूरा लेक्चर ही ग्रेडियंट फ्लो के ऊपर है, क्यों? क्योंकि हम जब अगर पोलैरिटी इंडेक्स निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो तभी होगा कि जब हम एक से ज्यादा पोलैरिटी, जब हमारे पास पोलैरिटीज मिक्स हो जाए। अदरवाइज अगर हम खाली आइसोक्रेटिक फ्लो पे काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि अगर हम सिर्फ वाटर ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसकी पोलैरिटी पता है, अगर खाली हेक्सेन ले रहे हैं तो हमें उसकी पोलैरिटी पता है, लेकिन अगर हम वाटर और हेक्सेन का मिक्सचर ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसकी पोलैरिटी नहीं पता। तो ये पूरा लेक्चर ही ग्रेडियंट फ्लो पर है। तो इसमें अगर हम कह रहे हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होती है, तो क्या मतलब है कि जब हम एक सॉल्वेंट में दूसरे सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो वो किस तरह मिल रही है, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है, वो क्या कर रही है, क्या उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या इस तरह मिसेबल है या नहीं। अगर उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बीच में छोड़ दें, बस इतना याद रखें कि अगर उसके उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स जो है वो नियर टू सिमिलर होंगे तो वो डेफिनेटली मिसेबल होगा। तो इस तरह के सारे सॉल्वेंट्स जो कि एक दूसरे जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं या नियर बाय होते हैं, वो मिसेबल होते हैं। और हाँ, मिसेबिलिटी का तो सिंपल सा फिनोमेना है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जो भी एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को डिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्लीकेशन ऑफ पोलैरिटी इंडेक्स क्या। देखें, अगर हम देखना चाहते हैं कि हम सॉल्वेंट की को डिजाइन किस तरह करें, हम क्या सोच के हम अपना सॉल्वेंट डिजाइन करें, हमें कैसे पता होना चाहिए कि हमें 5 ml मेथनॉल में 10 ml हेक्सेन मिला के 90 ml वाटर डालना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो इन 3 मेथड्स के थ्रू पता चलता है। इसको हम एक तो स्नाइडर ट्रायंगुलर मेथड कहते हैं, एक प्रिज्म मेथड और एक एल्गोरिथम मेथड है। इनमें से हम स्नाइडर मेथड पढ़ेंगे क्योंकि एचपीएलसी सिस्टम्स में और मोस्टली केमिस्ट्री में यही सिस्टम डिस्कस होता है।
अच्छा, ये जो साहब थे जिन्होंने स्नाइडर ट्रायंगुलर मेथड मोबाइल फेस के लिए डिजाइन किया था, उन्होंने 3 सॉल्वेंट्स पे काम किया था, जिसमें जो मेथनॉल था, THF था और मीथेन साइनाइड था। अब इसमें आप अगर गौर करें तो आप लोगों को 3 एक्सेस नजर आ रहे हैं, तीन त्रिकोण है ना, मतलब ट्राइंगल है तो 3 साइड्स हैं। एक साइड इसकी बता रही है कि प्रोटॉन डोनर क्या है, दूसरी साइड बता रही है प्रोटॉन डायपोलर इंटरेक्शंस क्या है, और तीसरी प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट की ये 3 प्रॉपर्टीज पर बेसिकली काम किया गया कि उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की या प्रोटॉन डोनेट करने की, या उसकी डायपोल इंटरेक्शंस कितनी है। अगर आप इसको जरा सा ध्यान दें तो इसके अंदर 8 क्लासेस बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट जिस तरह इसके अंदर फॉल करते जाएंगे तो बेसिकली 8 क्लासेस मैक्सिमम बनेंगे, और इसके अलावा जो भी सॉल्वेंट होंगे वो इन 8 क्लासों में आ जाएंगे, आगे पीछे वो नहीं जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि अगर हमारे पास लेट सपोज हमारे पास ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 में जितने भी सॉल्वेंट्स लाई करेंगे, इसका मतलब है जो उनकी पोलैरिटी ऑलमोस्ट वन और द अदर वे सिमिलर ही होगी। इसी तरह ग्रुप 2 ग्रुप 3 में जो फॉल करेंगे उनकी पोलैरिटी मोर और लेस सिमिलर ही होगी। अच्छा, अब इसको करने का तरीका क्या है कि अगर लेट सपोज आप प्रोटॉन डोनर एबिलिटी देख रहे हैं, किसी भी सॉल्वेंट की कोई प्रोटॉन डोनर एबिलिटी होगी, ठीक है, अगर लेट सपोज की वैल्यू है 3.9, लेट सपोज, तो हम उस 3.9 को मार्क कर लें। उसके डायपोल इंटरेक्शन है 4.5, तो 4.5 को मार्क कर लें। इस तरह उसकी प्रोटॉन एक्सेप्टर एबिलिटी है 3.5, तो उसको मार्क कर लें। तीनों तरफ से अगर आप अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक सेंटर पॉइंट बन रहा होगा जो तीनों लाइन से कनेक्ट हो रहा होगा। वो जो सेंटर पॉइंट होगा वो इस ट्राइंगल में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। जहां वो लाई कर रहा होगा आपको उसका ग्रुप पता चल जाएगा कि बेसिकली ये किस ग्रुप में फॉल कर रहा है। हमारा मिक्सचर जो बना है, हमारा जो भी सॉल्वेंट है XYZ, वो असल में किस ग्रुप में फॉल कर रहा है। अभी हम सॉल्वेंट के लिए कर रहे हैं, हम इसको मिक्सर के लिए भी कर सकते हैं। जब हम स्नाइडर इफेक्ट को स्नाइडर सिस्टम को समझने की कोशिश करें, तो वो जो हमें कह रहा है कि प्रोटॉन डोनर कैरेक्टरिस्टिक किसी भी सॉल्वेंट की क्या है, तो वो क्या है, उसकी इंटरेक्शन की एबिलिटी है प्रोटॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से। इसमें जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई प्रोटॉन मौजूद भी हो। बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट है जिनके अंदर कोई प्रोटॉन नहीं है, लेकिन वो इस बेसिस पर प्रॉपरली क्लासीफाई और आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर उसका कोई प्रोटॉन ना भी हो तो भी हम उसको इस तरह जस्टिफाई और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह हम प्रोटॉन एक्सेप्टर्स के लिए भी एग्जैक्टली यही फिनोमेना यूज होता है। अच्छा, इसमें कुछ भी खास नहीं है, इसमें सिर्फ पी वैल्यूज जो कि हम हमारे एक्सेस पे लगेगी, उस बस वो हमने कुछ सॉल्वेंट्स की जो मोस्टली यूज होते हैं वो दी हुई हैं, तो बस ये वही है। इसमें वही बात मैंने बताई हुई है कि अगर हम अपनी एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट पर शिफ्ट कर रहे हैं और वो सिमिलर ग्रुप में फॉल करता है, तो इसका मतलब है कि उसकी पोलैरिटी इंडेक्स भी सेम होगा और उसकी एबिलिटीज भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम होंगी। तो सिमिलर ग्रुप में फॉल करने वाले सॉल्वेंट्स की एबिलिटीज जो होती हैं या प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। इतनी देर से जो मैं आप लोगों को ग्रुप्स वगैरह बता रही हूँ वो ये हैं, जिसको मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है कि ग्रुप 1 कौन है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 8, और वो ग्रुप 1 में कौन है, ग्रुप 2 में कौन से सॉल्वेंट लाई करते हैं, वो सारे मैंने इसके एक्सेस पे लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को मसला परेशानी नहीं होगी कि 8 ग्रुप्स किस तरह बने और उनमें क्या कौन कौन से सॉल्वेंट्स मेजरली लाई करते हैं।